तो लास्ट क्वेश्चन हो गया था। तो अगला टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम, जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा। बाइनोमियल थ्योरम क्या था? दो टर्म्स के लिए था कि दो टर्म्स ऐसे लिखी हुई है x प्लस वाई रेज टू पावर n, है ना। अगर यही ऐसा लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n इज इक्वल टू, ये कैसे होगा? या इन जनरल ऐसा लिखा हो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन, ऐसे के टर्म्स लिखे हुए की पावर n। ठीक है, तो मल्टीपल टर्म्स है तो इसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। मल्टीपल मतलब बाइनोमियल थ्योरम केवल दो के लिए है। मल्टीनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ेंगे वो बाइनोमियल पे भी एप्लीकेबल होगी, राइट। तो जब हम दो टर्म्स के लिए लिख रहे थे तो अगर सिग्मा के टर्म्स में हमने इसको लिखा था तो ऐसा आया था सिग्मा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, और हमारा जो r था वो 0 से लेके n तक मूव करता था। ठीक है, और हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो देखे थे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे थे n+1। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि इसको जब हम ओपन करेंगे, किसी भी चीज को जैसे इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो कितने टर्म्स आएंगे? सॉरी, पहले बाइनोमियल थ्योरम में बताया था कि कितने टर्म्स आएंगे, तो उतने टर्म्स आएंगे कि भाई x को कुछ पावर दे दूं और y को कुछ पावर दे दूं, दोनों के पावर का सम जो है वो n होना चाहिए। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ये n हो जाए, ये 1 हो जाए, ये n-1 हो जाए, है ना। ऐसे करते करते ये n हो जाए और ये 0 हो जाए। तो देखो ये 0 से लेके n तक जा रहा है तो n+1 टर्म है। और इसको बाइनोमियल से इस तरीके से सोचा जा सकता है, सॉरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस तरीके से सोचा जा सकता है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस जितने होंगे, जितने नॉन इंटीग्रल सम होंगे, सॉल्यूशन होंगे इसके, उसमें अलग अलग प्रकार के टर्म्स बनेंगे, है ना। तो ऐसे ही इसके लिए सोचूं कि भाई x की पावर r1 लगाया, y की पावर r2 लगाया, z की पावर r3 लगाया, हमारा r1 प्लस r2 प्लस r3 ये n होना चाहिए। अब इस तरीके से लिखूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन तीन टर्म्स में फिर भी थोड़ा पॉसिबल है कि इसको 0 लिखा, इसको 0 लिखा, इसको n लिखा, 0 1 n-1, 0 2 n-2। फिर ये 0 वाले जब सारे खत्म हो गए, 0 वाले सारे खत्म हो गए, तो यहाँ 1 से शुरुआत करें, 1 0 n-1, 1 लगा के जितने हो सकते, फिर 2 लगा के, 3 लगा के, n लगा के, तो फिर भी ये तुम शायद काउंट कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत आसान है, इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? तो वो होता है कि n प्लस के यहाँ पे कितना है 3, -1 c k-1, है ना। तो n+2 c2 टर्म्स होंगे। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो यहाँ पे r1 प्लस r2, सब x1 की पावर r1 है, x2 की पावर r2 है, और ऐसे करते करते xk की पावर rk है। इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की, तो वो होंगे n+k-1 c k-1, तो इतने टर्म्स होंगे इसमें।
ओके, अब वो टर्म्स कैसे होंगे? तो जैसे यहाँ पे ये क्या था, ये था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1, सॉरी n-r फैक्टोरियल r। n फैक्टोरियल था और इसका फैक्टोरियल था और इसका फैक्टोरियल था, है ना। ऐसे ही अगर ये लिखा हुआ है तो इसका कोई जनरल टर्म जो है कुछ इस टाइप का होगा, अगर x1 की पावर r1, x2 की पावर r2 एंड सो ऑन अप टू xk की पावर rk, इसके सामने आएगा फैक्टोरियल n और जितने भी ये पावर्स हैं उनका फैक्टोरियल नीचे, जैसा बाइनोमियल में भी था। ठीक है, तो ऐसे जितने टर्म्स हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, ऐसे ये तो एक टर्म लिखा ना, ऐसे बहुत टर्म होंगे, कितने होंगे, इतने होंगे, है ना। तो इसको जनरल रूप में कैसे लिखें कि दिस इज इक्वल टू व्हाट होगा, तो हम लिख देंगे सिग्मा प्रोवाइडेड कंडीशन कि r1 प्लस r2 एंड सो ऑन अप टू rk इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हो कि ri जो है वो होल नंबर है, जितने भी आ रही है। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। तो यही पूरा हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम है। सही है। ये हमने बात करी थी कि इतने टर्म्स होंगे, ये मैंने लिखवा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल कर लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा इसमें। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 एंड d। तो पहले तो देखो सारी पावर्स का सम 10 तो होना चाहिए, है ना। अब जरूरी नहीं हमेशा 10 ही होना चाहिए। अगर मान लो ये यहाँ पे a स्क्वायर था, अगर मान लो इसके अंदर ये a स्क्वायर और लिखा हुआ था, तब पावर का सम 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसको मान लो r1 दे रहे हो, किसी को r2 दे रहे हो, तो ये तो 2r1 2r2 देने लग जाएगा। तो ऐसा टाइम आएगा तो इसको z मान लेना कुछ, है ना। तब इनकी पावर्स का सम 10 होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, कि इसके अंदर वाले जो टर्म्स है ना उनकी पावर सबकी 1 1 मानो, उसके बाद ये 10 होना चाहिए। ओके, तो अभी 10 है सबका सम। तो ये टर्म आएगा a का स्क्वायर करने से माइनस b का क्यूब, क्योंकि टर्म b नहीं है, माइनस b है। टर्म c नहीं, माइनस c है, टर्म d है। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, फैक्टोरियल 10 आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। तो हमसे केवल कोफिशिएंट पूछा हो, तो देखो यहाँ से एक -1 आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो केवल एक माइनस आने वाला है, माइनस। तो आंसर हो गया माइनस ऑफ 10 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। अब आंसर या तो ऐसा होगा या थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, है ना। ठीक है, तो ये अगला सवाल करो। तो इसमें क्या बोला हुआ है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है ना। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख दो। ये इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल और 1 की पावर R1 लिख देते हैं फिलहाल के लिए, x की पावर R2 एंड 7 बाई x की पावर R3। ऐसी बहुत सारी टर्म आएंगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि R1 R2 और R3 का सम जो है 11 चाहिए। लेकिन जो सवाल पूछा हुआ है उसमें एक और खास बात है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो अगर मैं केवल इस पार्ट को देखूं तो ये आ जाएगा 1 की पावर R1 को मैं 1 रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इधर लिखते हैं। तो 1 की पावर R1 को मैं छोड़ देता हूँ और x की पावर R2 यहाँ से आएगा और x की पावर माइनस R3 यहाँ से आएगा। तो बेसिकली x की पावर R2 माइनस R3 लिखा होगा, है ना, और एक 7 की पावर R3 लिखा होगा। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब R2 इज इक्वल टू R3, है ना। तो जब R2 इज इक्वल टू R3 है तो R1 R2 और R3 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। R1 R2 R3, तो ऐसा हो सकता है भाई कि ये 0 हो, ये 0 हो, ये 11 है, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 9 हो, है ना। 2 2 7 3 3 5 4 4 एंड 3 5 5 और ये क्या आ जाएगा फिर 1। इसके आगे पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा लंबा हो गया ये प्रोसेस, बस। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंदी हो गया, मतलब सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड है। अच्छा, इसके अलावा तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें मैं नीचे डिनोमिनेटर में x जो है कॉमन ले लेता हूँ, मतलब सॉरी एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ बन जाना चाहिए x² प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, उस x को बाहर निकाल लेंगे तो x की पावर 11 आएगा, है ना, इसकी पावर 11, है ना। अब मैं इस पार्ट का जनरल टर्म अगर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, और अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो इसका मतलब चाहिए कि इसमें टर्म जिसकी x की पावर 11 है ना, इसमें वो टर्म जिसमें x की पावर 11 है, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो इसमें x की पावर 11 कैसे ढूंढेंगे, सेम वही प्रोसीजर कि x² की पावर R1 x की पावर R2 7 की पावर R3। अब हमें 2R1
प्लस R2, ये कितना चाहिए? 11 चाहिए। और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितना चाहिए? ये भी 11 चाहिए, है ना? तो इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? R1 माइनस R3 इज इक्वल टू 0। तो R1 इज इक्वल टू R3, है ना? तो ये सेम टाइप के, मतलब वापस से ये इसी प्रोसीजर में पहुंच गया। चलो अब ये एक नया टाइप का सवाल है, इसको ट्राई करो इस बार। सवाल का मतलब समझ में आया? देखो ये जो लिखा हुआ है ना, 7 प्लस 4√3, ये इंटीजर तो नहीं है, ये कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। अब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, उसकी पावर अगर मैं कुछ लगाऊं तो वो भी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ही आएगा, सम अदर इंटीजर प्लस सम अदर फ्रैक्शन, है ना? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √3 को अपने आप में देखोगे तो ये भी एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। √3 इज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, राइट? तो इसकी पावर अगर मैं 2 लगाऊंगा या 4 लगाऊंगा तो इंटीजर ही आ रहा है, फ्रैक्शन तो उसमें 0 आ रहा है। लेकिन हम बोल तो सकते ही है ना कि चलो ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, कोई है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, है ना? अच्छा, सेकेंडली अगर मैं 1 प्लस √3 की पावर n लगाऊं, मतलब ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि नहीं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन की पावर कुछ लगी हो तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन ही है। लेकिन इस केस इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ही है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं। लेकिन ऐसे वाले केस में ना हमेशा आता है कि ये एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। इरेशनल प्लस रैशनल नंबर की पावर n, यह हमेशा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ही आएगा। क्योंकि देखो ये तब तक इंटीजर नहीं बनेगा जब तक इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ना किया जाए। यानी √3 माइनस 1 से जब तक मल्टीप्लाई नहीं किया जाए ना तब तक ये बन ही नहीं सकता इंटीजर। चलो करो। मतलब ओवरऑल ये कि कोई बोले तुमने कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन की पावर n इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन वेयर फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इज पॉसिबल। तो हाँ, इट्स पॉसिबल, ये दिखा दिए तुमने। बट इन द गिवन केस हम ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आएगा वेयर फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू। देखो मैं हल्का सा हिंट दे दिया था कि √3 माइनस 1 का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ये पहला सवाल है इस टाइप का, इसलिए मैं करा देता हूँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इसमें। तो तुम देखो 7 प्लस 4√3 की पावर n, इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो पहले तो बोल देते हैं कि ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमें मिलेगा NC0 7 की पावर n प्लस NC1 7 की पावर n-1 4√3 प्लस NC2 7 की पावर n-2 4√3
स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अगर मैं 7 माइनस 4√3 के बारे में सोचूं, ठीक है, तो तुम एक बात बताओ कि 7 माइनस 4√3 की वैल्यू करीब करीब कितनी होगी, मतलब किस रेंज में होगी 7 माइनस 4√3 की। हाँ, तो देखो 4√3 क्या है, करीब करीब 4√3 को देखो तो 4√3 इज इक्वल टू √48 and 7 is √49 and 6 is √36, है ना। तो हमें पता है कि √49 माइनस √36 ये 1 है ना। तो दिस माइनस दिस 0 और 1 के बीच का कुछ होगा, है ना। 0 से तो बड़ा ही होगा और 1 से तो डेफिनेटली छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका अगर इसमें i प्लस एफ लिखूं तो इसका i 0 है ना। तो मैं इसको f ना लिख के f डैश एक दूसरा फ्रैक्शन, जरूरी नहीं है ना इसके बराबर, हमें नहीं पता कितना है, f डैश मान लिया, ठीक है। ये लिखा ये भाई, ये तो केवल फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच का। नाउ व्हेन आई ऐड दिस, व्हाट आई गेट इज वो i प्लस f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C0 7 की पावर n। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। ये मैंने नीचे वाले को एक्सपेंड कर दिया तो उसमें हमें दिख रहा है ऑल्टरनेट माइनस आता जाएगा क्योंकि केवल माइनस का साइन लगा, है ना। फिर अगला टर्म क्या आएगा, C2 7 की पावर n-2 4√3 का स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, 4√3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। 4√3 का स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। फिर अगला टर्म आएगा C4, है ना। C4 7 की पावर n-4 और 4√3 की पावर 4, अगेन ये इंटीजर है ना, दिख रहा है ना ये इंटीजर है। तो सारे के सारे इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं इनटू 2, तो ये हमें दिख रहा है ये एक इवन नंबर है ना। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है ना। 0 हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो नहीं है। चलो मान लो ऐसे लिख लेते हैं, 0 और 1 के बीच में। और एफ डैश भी 0 और 1 के बीच में। एफ डैश तो डेफिनेटली 0 नहीं हो सकता, एफ डैश इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से बड़ा कुछ नंबर तो लिखा हुआ है। एफ मान लो हो सकता है, वैसे नहीं होगा लेकिन चलो मान लो हो सकता है, या ठीक है। अब इसका अगर मैं सम करूं कि f प्लस एफ डैश, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो f प्लस एफ डैश करेंगे तो क्योंकि ये 0 से बड़ा है और ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि ये करीब करीब 0 और ये एग्जैक्टली 0, है ना। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है कि ये भी करीब करीब 1 और ये भी करीब करीब 1। तो f प्लस एफ डैश जो है वो 0 और 2 के बीच में। अच्छा, ये इवन नंबर है
क्या, ये पूरी चीज, और ये इंटीजर प्लस समथिंग लिखा हुआ है। नाउ दिस समथिंग मस्ट आल्सो बी इंटीजर, तभी तो इंटीजर प्लस इंटीजर एक इवन नंबर जो भी आ रहा है वो आएगा, है ना। अच्छा, 0 और 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर बचता है 1। इसका मतलब ये है कि f प्लस एफ डैश इज डेफिनेटली 1। तो यहां से हमें समझ में आता है कि i इज इवन नंबर -1, यानी i इज ऑड। ठीक है, यही हमसे सवाल में बोला हुआ था कि इसका इंटीग्रल पार्ट ये जो है ये ऑड होगा, ये वाला। ये लिख, पहले ये क्वेश्चन लिख लो एक, ठीक है।